दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर हमने आज गिरावट देखी है। अब ये गिरावट सिर्फ यस बैंक में तो नहीं है, पूरे बाजार में है और स्पेशली बैंकिंग शेयरों में काफ़ी बड़ी गिरावट थी और इसी वजह से यस बैंक के शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जब माहौल गिरावट का बनता है तो हर शेयर नीचे आता है। स्पेशली वो शेयर जहाँ पे ज़्यादा तेजी बनी होती है, लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई भी प्रॉफिट बुक करता है। अगर आप देखें तो यस बैंक ने पिछले 1-2 महीने में ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है लोगों को, काफ़ी तेज़ी से दौड़ा है स्टॉक। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बाजार में इस समय थोड़ा सा करेक्शन का माहौल बना हुआ है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन हमने देखे थे जहाँ पे लगातार गिरावट हुई थी। बीएसई सेंसेक्स में ऊपर के लेवल से 1500 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन उसमें कल 850 पॉइंट की रिकवरी हो गई थी। लेकिन जो तेज़ी का माहौल बना था वो रह नहीं पाया और आज फिर से ज़बरदस्त गिरावट हुई। और इसके पीछे वजह यह है कि इस समय ग्लोबल रीजन है वो बाजार के साथ नहीं है। आप देख सकते हो कि यूएस से फेड रिजर्व की जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या फैसला होगा, उसके ऊपर भी नज़र है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस समय एफआई बाजार में निवेश बिल्कुल नहीं कर रहे, उनकी तरफ से लगातार बिकवाली जारी है और इस वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट बाजार का बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 60,115 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, 631 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.04% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब अच्छी बात यह रही कि गिरावट तो काफ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन फिर से बीएसई सेंसेक्स ने अपना 60,000 का स्तर जो छू लिया, ये बड़ी बात है। और पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 17,914 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 18,000 का स्तर आज टूटा है और 1.03% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 42,014 के स्तर पे 1.33% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में आज ज़बरदस्त गिरावट हुई है, 4,206 के स्तर पे 2.67% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 21,455 के स्तर पे 1.13% की गिरावट थी, लेकिन यस बैंक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे वही प्रॉफिट बुकिंग जो बड़े फंड हाउस ने आज जम के की है। यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 21.20 पर हुई, यानी शुरुआत निगेटिव हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग देखें तो 21.25 पर थी और यही दिन भर का आई है, लो 20.35 का है। अंत में क्लोजिंग 20.55 पर रही, यानी नीचे की तरफ ही रही। 3.29% की गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम में आज काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई है और उसके पीछे वजह ये है कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। पिछले 1 महीने पहले इसका 53 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 29 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 15 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 23 करोड़ का वॉल्यूम है। ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी है और आज काफ़ी बड़ी डील के माध्यम से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की गई है और ये आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इस समय माहौल थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको डरने की कोई बात नहीं। यस बैंक वाकई में अब यहाँ पे तेज़ी से आगे जाने को तैयार है, बस एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। जो Q3 का ट्रिगर होगा उसके बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 था आज भी यस बैंक, ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी लोगों की नज़र में स्टॉक बना हुआ है और पहले नंबर पे। अब यहाँ पे यस बैंक ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। यस बैंक को ए लीडरशिप बैंड हाईएस्ट रेटेड इंडियन बैंक की 2022 की क्लाइमेट डिस्क्लोजर के लिए रेटिंग मिली है, यानी ये सबसे शानदार रेटिंग मिली है इसको। और आप देख सकते हो 12 कैटेगरी में से 8 कैटेगरी में इसको रेटिंग मिली है, क्योंकि यस बैंक क्लाइमेट को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है और जितना हो सके पर्यावरण को अपनी तरफ से नुकसान है उसका ध्यान रखते हैं यस बैंक पिछले कई सालों से, और इसीलिए उनको लगातार अच्छी रेटिंग मिल रही है। तो यहाँ पे पूरे विश्व की बात करें तो सिर्फ 21% जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये लीडरशिप अवार्ड मिलता है। ये जो कैटेगरी है उसमें सिर्फ 21% ही इसको क्वालिफाइड कर पाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। तो यहाँ पे यस बैंक ने कहा है कि उनको कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के लिए ए रेटिंग मिली है 2022 के लिए। यस बैंक की बात करें, इंडिया की पहली बैंक है जिनको 2009 में ये सीडीपी के अंदर शामिल किया गया था, उनको ये रेटिंग दी गई थी, यानी तब से यस बैंक लगातार इस मामले में लीडर बनी हुई है। यस बैंक अपनी सोशल और इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाता है और जितना हो सके इसके लिए क्लाइमेट के लिए अपनी तरफ से जो बेनिफिट दे सकते हैं वो करते हैं और इसीलिए ये उनको लगातार अच्छी रेटिंग मिल रही है। आप देखें तो यस बैंक की जितनी भी ब्रांचेज है उनको धीरे धीरे आप देखें तो जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। यस बैंक ने अपनी तरफ से अपना 2030 तक के लिए नेट जीरो कार्बन पॉलिसी का टारगेट भी सेट कर लिया है और ये जल्दी से इसको पूरा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने ये जो एक शुरुआत की है ये काफ़ी बड़ी है और एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबल बैंक की इन्होंने एक जिम्मेदारी निभाई और इसी वजह से इनको ए रेटिंग मिली है दूसरी बैंकों के मुकाबले, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। यस बैंक इसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स भी जारी करती है। तो कुल मिला के यस बैंक के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है ये।
यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ रेटिंग एजेंसी है जिनको यहाँ पे ऑथराइज किया गया है उनकी तरफ से कि इन रेटिंग एजेंसियों को आप अपने रिस्क के फैक्टर के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उनकी रेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो भी लोन प्रोवाइड किया है उसकी क्या रेटिंग हो सकती है, ये एक तरह से भरोसेमंद जो रेटिंग एजेंसियाँ है उनके माध्यम से अगर रेटिंग मिलती है तो उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो इन रेटिंग एजेंसियों में आप देख सकते हो सबसे ऊपर केयर रेटिंग एजेंसी है, इसके बाद में आप देखें तो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी और इसके अलावा ICRA रेटिंग एजेंसी। इन रेटिंग एजेंसियों को यहाँ पे मान्यता मिली है RBI की तरफ से, और जैसे कि हर बैंक बॉन्ड्स जारी करती है उसके ऊपर ये रेटिंग एजेंसियाँ रेटिंग देती है और उसके हिसाब से एजेंसियों के भरोसे ही सारा बैंकों का कारोबार चलता है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सारी की सारी रेटिंग एजेंसियों के ऊपर ही डिपेंड करती है और इसीलिए यहाँ पे RBI की तरफ से इन रेटिंग एजेंसियों को ऑथोराइज किया गया है। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो गिरावट भले हुई हो और बाजार में इस समय जब गिरावट का माहौल बना तो यस बैंक भी नीचे आएगा, ये तो बात सही है, लेकिन इसी समय अगर आप देखें तो स्टॉक की प्राइस अभी भी काफ़ी अच्छी है और पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो ये अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। और आप देख सकते हो जैसे ही Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये स्टॉक फिर से तेज़ी से ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डरने की कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, जी भर के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं क्योंकि बैंकिंग शेयरों के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है। सारे जितने बड़े एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि बैंकिंग शेयरों में आपको निवेश करना चाहिए और यस बैंक अब बहुत मजबूत हो चुकी है क्योंकि इन्होंने अपने NPA से निपटारा पा लिया है और इस बार Q3 में वो आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ इनको एक काफ़ी बड़ा फंड मिल चुका है जिससे अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे और डिजिटल टेक्नोलॉजी में कंपनी सबसे आगे है और इसी वजह से इनका जो कारोबार है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और आप इसके देखिए फंडामेंटल तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 59,376 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 20.60 है और इसका लो 12 का है और हाई 24 का है। स्टॉक का P 54.10 है, बुक वैल्यू इसकी 13.50 की है और यहाँ पे इसका ROC 4.96% है, ROE 3.21% है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार है इसके फंडामेंटल। इसके अलावा अगर आप देखें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आपको यहाँ पे FI की होल्डिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। जहाँ पे मार्च 2022 में मात्र 10.97% की होल्डिंग थी वो जून में 11.37% हुई। सितंबर में ये देख सकते हो 12.15% की होल्डिंग जो इस बार 23.67% की होल्डिंग हुई है। तो FI की पहली पसंद बना हुआ है यस बैंक। DI की बात करूँ उनकी होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। 44.01% थी मार्च में, 43.93 हुई, जून में 43.91 हुई, सितंबर में और फिलहाल 38.20% की होल्डिंग है। तो कुछ DI ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एंट्री कर लिया सितंबर में 0.01% की होल्डिंग लेके। धीरे धीरे यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 38.08% के शेयर है जो पिछले क्वार्टर में 43.94% के शेयर थे। तो जनरल पब्लिक के शेयर यहाँ पे कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको रिजल्ट में काफ़ी शानदार बढ़ोतरी दिखाई देगी। सबसे पहले अगर रेवेन्यू देखें तो मार्च 2021 में इनका 20,042 करोड़ रुपये के आसपास था जो इस बार 20,455 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। यहाँ पे अगर आप देखें इनकी फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो लगातार निगेटिव थी उसमें कमी आ रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 7,394 करोड़ रुपये के आसपास थी वो अभी फिलहाल -1,835 करोड़ रुपये के आसपास है। इसके अलावा अगर आप बैंक की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो मार्च 2021 में बैंक को 3,462 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस था। मार्च 2022 में ये घट के 1,066 करोड़ रुपये के प्रॉफिट में बदल गया और इस बार 1,097 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ और इसका EPS जो निगेटिव था मार्च 2021 में इस बार 0.44 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार प्रदर्शन है। इसके अलावा अगर आप इसके देखें पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस तो सबसे शानदार आंकड़े इस बार दिखाई देंगे जहाँ पे लगातार इनका जो सेल्स निगेटिव बना हुआ था इस बार TTM में 11% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार आंकड़े इस TTM 134% पॉजिटिव है। इसके अलावा ROE जो लगातार निगेटिव बना हुआ था 3% पॉजिटिव हो चुका है और पिछले कई साल से लगातार जो इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस निगेटिव उसमें भी 52% की हमें पॉजिटिव रिटर्न ज़्यादा वो दिखाई देगा। कुल मिला के काफ़ी शानदार आंकड़े और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।